स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला की कहानी दादी और रिमोट। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चूंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए गांव से दादी ले आई गई। हिलती डुलती, ठेंगती ठेंगाती लाकर ऊंची इमारतों वाले शहर के 7वें माले पर पिंजरे की बूढ़ी मैना सी लटका दी गई। नीचे झांको तो झाई आए और ऊपर देखो तो एक पे एक, डब्बा पे डब्बा से धरे आसमान पे लटके घर। इतने की आसमान नजर आता ही नहीं। पूरब वाली खिड़की से सिर्फ बालिश्त भर आसमान का नुचा सा टुकड़ा दिखता है। रात बिरात झांक जाते, कुल जमा 4-6 तारे। न सप्तऋषि न सुकवा, शुक्र तारा। और सवेरा जैसे जंग छिड़ी हो कहीं। भोर हुई नहीं कि भागम भाग चालू। अड़ाक फड़ाक खुलते बंद होते दरवाजे। जूते चप्पल कंघी इस्त्री, अफरा तफरी और अपने अपने थैले बक्सियां लटकाए सब दरवाजे से बाहर। बात दफ्तर चलाने, माँ कॉलेज पढ़ाने और बेटे बेटी स्कूल में मस्ती मारने। दरवाजा भेड़ती मालकिन हर रोज बाहर निकलते हुए जंग बहादुर से वही एक हिदायत दोहराती है कि वह दादी के लिए रोटियां, दाल और सब्जी मेज पर ढांक कर दरवाजा पूरी चौकसी से बंद करता जाए। दादी को भी यही समझाया जाता कि कोई कितनी भी घंटी मारे, खोलना नहीं है। हम में से हर एक के पास चाबी रहती है। सो आधे पौन घंटे बाद जंग बहादुर भी दादी से वही हिदायत दोहराता, बीड़ी का सुट्टा मारता, दरवाजे से बाहर हो जाता। अब 2-4 माला फेरने के बाद दादी सारे गांव के टोले पड़ोस और नाते पट्टीदारों को कोसना शुरू कर देती, जिन्होंने बिना लाग लपेट के सीधम सीध शहर के ठिकाने पर चिट्ठी तान दी थी कि आगे समाचार यह है कि आपकी माँ को शहर जाने के लिए हम लोगों ने राजी कर लिया है। अब आप फौरन से पेस्तर आओ और डायरेक्ट लिवा ले जाओ। अपनी जिम्मेवारी संभालो, काहे से कि आप जान लो उम्र और बुढ़ाया शरीर अब पूरी तरह पक के चुप पड़ने को है। लेकिन मानती फिर भी नहीं। टोले पड़ोस का हेत हवाल लेने गिरती बहराती हर कहीं पहुंच जाती हैं। 2-3 मर्तबा तो ऊंचे खाले लुढ़क भी चुकी हैं। अब महलम पट्टी और डॉक्टर वैद का उतना सरंजाम हमारे बस का कहाँ। और शहर में जानो कि आपका आलीशान मकान, नौकर टहलुए, शान शौकत के सारे बंदोबस्त। तो आप जांगर पुरुष से थकी अपनी बूढ़ी माता की सेवा करके यह लोक परलोक सुधारो और हम भी आपकी थाती आपको सुपुर्द कर गंगा नहाएं। इसलिए चिट्ठी को तार जानो और आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ। इस बार वे जरूर चली जाएंगी। इंतजाम पहले से था। साफ सुथरा चाटा पोंछा घर, एक कोने में उनकी कोठरी, पर्दे ढकी खिड़की, तिपाई जग, जग में पानी और तिपाई पर बिस्कुट का पैकेट भी। और तो और नकी खाट के एन सामने एक छोटा टीवी भी। इन सब के बीच पूरी निगरानी के साथ दादी को स्थापित कर दिया गया। नल की टोंटियां खोल बंद करके बताई गई। खिड़की के हुक और दरवाजों के हैंडल, कमोड में पानी चलाने की तरकीबें। इस स्थापना पर्व के बीच ही बेटे के बेटे ने पुट से रिमोट की बटन दबा दी। दादी हकबकाई, भौचंक जैसे यक्ष किन्नर नाग गंधर्व तीनों लोक 14 भुवनों से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड डावाडोल हो इस चौखुटी पेटी में। हरिणाकुश से लेकर गोरा पार्वती तक जय जगदम्बे। दादी निहाल होली, बच्चों की तरह रिमोट हाथ में लेकर किलक उठी, जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो। फिर लजाई बच्चों के पिता ने मस्खरी की, अब इन्हें 2-3 वीडियो गेम्स और लाकर दे दो तुम लोग, इनका वक्त आसानी से कट जाया करेगा। सो वक्त कटने लगा।
सुबह, शाम और रात एक पर एक ऐसे उतरने लगे जैसे रसोई में जंग बहादुर द्वारा उतारे जाने वाले आलू तोरई के छिलके। गैस पर सब्जी छौंकने की आवाज के साथ शाम घिरती और रात मेज से प्लेटें उठा लेने के बाद दिनचर्या समेट ली जाती। सुबह फिर वही भूचाल। घर के लोग अपने अपने समय पर आते जाते, आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते, अपने काम में मशगूल हो जाते। दादी उनके आसपास कहीं न कहीं उठने बैठने, चलने फिरने की कोशिश करती रहती, फिर थक कर अपनी कोठरी में आकर रिमोट की बटन दबा देती। 2 4 10 हफ्ते बीतते न बीतते दादी उदास होली। पेटी का रंगारंग जादू बेअसर साबित होने लगा। दादी खेत खलियान गड़ही पोखर ढूंढती तो उधर बड़े बड़े रंगीन फूलों वाली आदमकद फुलवारियां दिखती। गांव सीवान तलाशती तो घुटनों तक घाघरी चढ़ाए, सीना उघारे, होश से बेहोश फूहड़ पने पर उतरी छोकरियां, बाकी पूरे समय धाए धाए छूटते गोले बारूद, तड़ तड़ दगती बंदूकें, कहीं उघड़ी खाल, कहीं लिथड़ते शरीर। पहली बार देखा तो दिमाग चकराया और वहीं की वहीं घूमटा खाके लुढ़क गई थी। 5 10 मिनट में पानी के छींटे मार गुलाब का शरबत पिला के दुरुस्त किया गया। होश हवास लौटे तो खिसियाई, सबके सामने सफाई दी। गोली बारूद वाली बटन निकाल दो, जान थोड़ी ही देनी है। मैंने तो राधे कृष्ण के लिए बटन दबाई थी। भगवान लोग अब क्यों नहीं आते? बच्चों ने ठाका लगाया। सब कुछ रोज रोज नहीं आता, हम लोग सारे दिन तो रहते नहीं। बटन दबा दबा कर देख लिया कीजिए। ओके। और रिमोट दादी के हाथों में थमाकर चलते बने। लेकिन शाम को बच्चों के पिता ने सुना तो एक झोंके में सब पर दहाड़े, निकाल बाहर करो टीवी उनकी कोठरी से, वरना हमारी गैर हाजिरी में कुछ हो हवा गया तो कौन जिम्मेवार होगा? नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, इतना काफी नहीं क्या? बाकी समय चुपचाप माला जपें बस। माला के नाम से दादी का दिल बैठ गया, जैसे पढ़ाई के नाम से बच्चों का। लेकिन अधेड़ हुए बेटे के सामने कहें तो कैसे? चुपचाप सांस रोके अपने लिए किए गए फैसले का इंतजार करती रही। पूरे समय दिल धड़कता रहा, बस अब कोई आया पेटी उठा के ले जाने। कहीं कुंडा खड़कता, जान मुंह को आ जाती। अच्छा हो या बुरा, समय काटने का साथी तो है न। चला जाएगा तो क्या करेंगी दिन भर? ले दे के वही एक खिड़की जिसके बगल वाली बिल्डिंग पर कफन सी सपाट दीवार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। लगता है जैसे ऊंची उठती दीवार के बीच चिन दी गई हो। खैर, देर रात तक कोई नहीं आया तो उन्हें ढांढस बंधा। गई नहीं पेटी, पर बटन दबाने की भी हिम्मत न पड़े। हत बुद्धि सी रिमोट लिए बैठी रही। बैठे बैठे उकता गई। न रिमोट छोड़ते बने, न माला उठाते बने। हार कर रिमोट पकड़े पकड़े ही अचानक बटन दब गई। अरे, सामने पेटी पर तो सावन के झूले हिंडोले और रंग बिरंगी ओढ़नियां फहराती लड़कियां तीज कजली गा गा के झूला झूल रही थी। सबकी सब बिछुए, टीके, मेहंदी, महावर, कंगन, चूड़ियों से लैस। जितने श्रृंगार और सज्जा की दादी कल्पना कर सकती थी, उससे कई कई गुना ज्यादा इतना सिंगार दादी ने तो 16 ही सुने थे। बड़ा खुशहाल गांव है। जगदम्बे माता सबके सुख सुहाग की रक्षा करें। दादी मगन मन लड़कियों के सुर में सुर मिलाकर गाने की कोशिश करने लगी। सावन ऋतु आई, धीरे धीरे सावन ऋतु, खोलो मोरे सजना चंदन केवड़िया, क्योंकि चुन्नर मोरी भीजे धीरे धीरे, सावन ऋतु आई धीरे धीरे। सुनते सुनते दादी पूरी तरह तन्मय हो गई। गीत के बोलों के हिसाब से शर्माने, लजाने और मुस्कुराने लगी। मुग्ध दृष्टि से टकटकी लगाए फूलों के गजरे लिपटे पेंगे बढ़ाते झूलों को देखती रही। देह दशा की सुध-बुध बिसर गई। आंखों के आगे बस सावन की झिरी, भीगी चुनर और चंदन केवड़िया। कि पट से प्रोग्राम खत्म हो गया। पर्दे पर कलाकारों के नामों की सूची बदलने लगी। दादी का सपना टूटा,
पर मन की हरियाई नीम पर वही झूले, वही गाने पेंगे मारते रहे। अगले पूरे दिन भी वे अपनी खुरखुरी आवाज और थरथराते गले से 16 श्रृंगार और चंदन केवड़िया का गीत निकालने की कोशिश करती रही। सारा दिन बहुत अच्छा बीता, उससे अगला भी, पर आखिर कितने दिनों तक वही एक गीत गाते रहा जा सकता था। दादी हर दिन बटन घुमाती रहती कि लड़कियां फिर आएं, फिर झूला झूलें, कजली गाएं, लेकिन वह गीत दोबारा नहीं आया। अलबत्ता बटन दबा दबाकर उसे ढूंढते रहने के दरमियान कभी किसी गरीब बेसहारा की झोपड़ी में आग लगाते लोग, कभी चीखती तड़पती लुगाई को नोचते खसोटते दरिंदे। गोली तो लोग यूं मार देते हैं जैसे कंचे खेल रहे हों। धाएं धाएं गोलियां चलती और पटापट हंसते खेलते इंसान खून से तरबतर धरती पर लौट जाते। दादी रोक न पाती, हिलक के रो पड़ती। बैन कह कह के, देखो देखो, अरे राक्षसों ने खड़े खड़े गोली दाग दी रे दैया, बेचारे निहत्थे बेकसूर पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मार के पुलिया पार से छलांग लगा दी कसाईयों ने। अरे राम रहीम का पहरा उठ गया क्या रे दुनिया से। कहीं आग में जिंदा झोंक रहे हैं, कहीं पानी में घोंट घोंट के, कहीं बिजली का करंट लगा के। कहाँ हो दीन बंधु, दीनानाथ। उत्तेजना में सांस चलने लगती, होठ लटपटाने लगते। हर छोटे बड़े को बुलाकर फूलती सांसों के बीच आंखों देखी अन्याय की दुहाई देने लगती। बच्चे हंस पड़ते, लेकिन माँ झुंझलाकर रिमोट छीन लेती। जब समझती नहीं तो देखना काहे का, सब कुछ सच मान लेती हैं। जान छुड़ाने की गरज से किया उपाय जान की जहमत बन गया। शुरू शुरू में मजा लेने वाले लोग भी क्रमशः दादी और उनके वक्त बेवक्त उचारे जाते बैनों से आजिज आने लगे। एक बार घर की मालकिन ने किसी पड़ोसन के सामने अपनी परेशानी बयान की। उसने सुझाया, सुबह 9-10 के बीच चैनल 7 पर किसी महात्मा का प्रवचन आता है। वैसे महात्मा लगता तो पूरा गुरु घंटाल है, पर दादी का हिसाब बैठ जाएगा, वक्त कटी हो जाएगी। और अगली सुबह टाइम देखकर दादी के सामने बटन दबा दी गई। दादी गदगद, ऐन सामने घर के घर में लंबी दाढ़ी, तिलक त्रिपुंड और गेंदे गुलाब की मालाओं से सुसज्जित महात्मा जी प्रकट हो गए। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें, झंडियों से सजा पंडाल, खचाखच भरे आलम। बैकग्राउंड में कैसियो टोन पर बजती बांसुरी की धुन, बीचों बीच रेशमी चादर से ढकी चौकी पर विराजमान महात्मा जी। जय बांके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, वंशी के बजैया, रास के रचैया, माखन चोर, बोलो यशोदा नंदन, कंस निकंदन, कन्हैया लाल की जय। रस मग्न झूमते गाते श्रोताओं का समवेत स्वर गूंज उठा। दादी हर्ष विह्वल आंखों से आंचल लगा आनंदातिरेक से आंसू पोंछने लगी। बस अब तो रोज यही सिलसिला चल निकला। अपने सारे काम जैसे तैसे समेट गिरती लटपटाती दादी 8:30 से ही टीवी के सामने आ बैठती। बैठने के साथ ही बेताबी बढ़ती जाती, कहीं देर न हो जाए, महात्मा जी पहुंच न गए हों पंडाल में। समझाने बताने से ज्यादा फायदा नहीं। बटन दबते ही कैसियो टोन की धुन के बीच मंद मंद मुस्कुराते, दाढ़ी संवारते महात्मा जी प्रकट हो जाते। दादी का पोपला मुंह नवोड़ा सा खिल उठता, टकटकी बंद जाती। महात्मा जी बीच बीच में चुटकुले भी छोड़ देते। पेटी के अंदर का पंडाल हंस पड़ता। दादी भी थोड़ा बहुत जानने समझाने पर भी कभी कभी रहा नहीं जाता। थोड़ा सकुचाती लजाती बच्चों से पूछती, महात्मा जी हम सबको देख रहे होंगे क्या? हाँ, कल आपको उनकी चिट्ठी भी मिलेगी। दादी बच्चों की उद्दंडता और मस्करी का बुरा नहीं मानती। उनका ध्यान तो भाव विभोर करने वाली धुन और प्रवचन में रमा रहता। अक्सर पंडाल में बैठे भक्त श्रोताओं की तरह वे भी झूमने की कोशिश करती और कभी-कभी तो उन्हें अपने आप को तत्व ज्ञान प्राप्त होता भी महसूस होने लगता। लेकिन एक दिन बड़ा पंगा हो गया। पूरी फजीयत ही
दादी मगन मन और दिनों की तरह महात्मा जी का प्रवचन सुन रही थी। कैसियो टोन का वंशी वादन गूंज रहा था। बीच से उभरता महात्मा जी का स्वर भी। वह रास का रचैया, गोप बालों का खिलैया, मोर मुकुटधारी, वृंदावन बिहारी कि महात्मा जी का मुंह खुला का खुला रह गया और कार्यक्रम पलट गया। शायद वह महात्मा जी के प्रवचनों वाला आखिरी कैसेट था और टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ी होने से 1 डेढ़ मिनट पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद उस चैनल पर किसी और कार्यक्रम की घोषणा हो गई। इधर दादी का हाल बेहाल, सुन सकत कि बैठे बिठाए हंसते बोलते प्रवचन करते महात्मा जी देखते देखते अंतर्धान हो गए। मुंह तक खुला का खुला। हाय, कैसी तो छवि और कैसा तेज। अब कहाँ देखने को मिलेगा मुखमंडल और कहाँ से सुनने को मिलेगी ब्रज की बांसुरी। उन्हें सही बात समझाने की काफी कोशिश की गई। थोड़ी बहुत समझी भी, पर मन टूटा सो टूटा। उस पूरे दिन अन्न जल नहीं ग्रहण कर पाई। दूसरे दिन भी उदास, तीसरे दिन भी लस्त, अकेली कोठरी, पहाड़ सा दिन। आखिर शोक से उबरने के लिए पुनः रिमोट की शरण में जाना पड़ा। यह भी डर था कि कहीं बेटे के कानों में बात न जाने पाए कि फिर से बेटे की करामात के कारण दादी हलकान। बेटा कम हठी नहीं, इस बार कहीं सचमुच हड़क कर उनके कमरे से पेटी हटवा दी तो। अतः धीरे धीरे दादी ने वापस सब कुछ देखना शुरू कर दिया। जो कुछ भी जब भी आता देखने समझने की कोशिश करती। लगातार देखते हुए कुछ न कुछ टीका टिप्पणी भी चलती रही। कभी लानतें भेजती, कभी कोसती, लेकिन फिर लोगों के झुंझलाने झल्लाने पर वह सब भी कम हो गया। जब कभी मन घबराता, अकेलापन, उदासी काटती, बटन दबा देती। धीरे धीरे मारधाड़ से डरना, रोना कल्पना भी बंद हो गया। घर वालों को राहत मिली। अब अपने अपने काम से घर लौटने के बाद शाम को दादी उन्हें बेवजह घेरने घाड़ने के बदले अपनी कोठरी में टीवी देखती मिलती या टीवी देखने के बाद थकी आंखों को आराम पहुंचाती। अब वे जबरदस्ती के सिली सवालों से किसी को परेशान भी न करती। उल्टे कभी कभार बात चलने पर किस प्रोग्राम को कितने हजार चिट्ठियां मिली, या क्या क्या कीमती चीजें इनाम में थी, या साबुन तेल वाली छोकरियां कैसी घाघरी कैसा जंपर पहने थी, यह भी बताती। बड़ों और बच्चों दोनों के लिए दादी से मिली ये ज्ञानवर्धक सूचनाएं अतिरिक्त मनोरंजन का माध्यम हो गई और उन्होंने अब दादी को टेलीविजन इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। किचन में जेट स्पीड से दाल बघारता या रोटियों को फटाफट तवे से गैस में फेंकता जंग बहादुर भी अब दादी की विस्तृत पूछा पेखियों से मुक्त हो गया था। उसकी माँ की दवा, बाप की दारू और बहन की शादियों से संबंधित चिंताओं को लेकर दादी की टोका टोकी और दखल अंदाजी भी बंद हो गई। अधेड़ बेटा, घी दूध खाए तो ठीक, न खाए तो ठीक। उनके दफ्तर जाने से पहले जान है तो जहान है कि नसीहत भी अब नहीं देती दादी। स्थितियों के साथ दादी के समझौते और समझदारी पर पूरा घर मन ही मन संतुष्ट और चमत्कृत था। देर आयद दुरुस्त आयद, सबकी जिंदगी अमन चैन से कटने लगी। दिन, हफ्ते और महीने पे महीने बीतते गए। अचानक इतवार की एक दोपहर नीचे आवाजाइयों से भरी सड़क पर कहीं गोलियां चलने जैसी आवाज आई और मिनटों में पूरी कॉलोनी लोमहर्षक उत्तेजना से सनसना गई। एक खौफनाक, दहशत भरा स्यापा सारी आवाजाइयों को निगल गया। पता चला, ठीक 3 इमारतों पहले के कोने पर 2 नकाबपोश अजनबी एक 18 साल के लड़के पर गोलियां दागते निकल गए। लड़के का मृत छलनी हुआ शरीर हाथों में थामे बाप अवसन पथराया सा बैठा है। कोई पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। दम घोंट सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियों की दनदनाहट दर्ज हो गई। इतवार की दोपहर माँ बाप तथा बच्चे सभी घर पर थे। चेहरे आतंक से सहमे। शायद छोटे वाले लड़के को दादी का ख्याल आया।
भागा आया। एक स्वाभाविक उत्तेजनावश उसने सोती हुई दादी को झकझोर कर जगा दिया और जल्दी-जल्दी एक सांस में पूरा किस्सा बयान कर गया। दादी पहले तो जैसे कुछ सुन समझ ही नहीं पाई, फिर उन्होंने बच्चे से समझाकर बताने को कहा। उसने दोबारा बताया, इस बार बताते हुए डरा भी कि कहीं दादी ने रोना बिलखना शुरू कर दिया तो माँ से अलग फटकार मिलेगी। लेकिन आश्चर्य, दादी ने कोई हड़बड़ी या उत्तेजना नहीं दिखाई। आराम से टेक लगाती उठी, आंखों पर पानी के छींटे मारे, ऐनक लगाई और पोते को आधिकारिक सूत्रों की जानकारी सी देती शांत स्वर में बोली, मुझे मालूम है, कल से ही मालूम है, कल ही देखा था मैंने। क्या? लड़का झल्लाया। आप होश में तो हो? अभी आधे घंटे पहले की बात है ये। यहाँ ठीक अपनी सड़क के नीचे गोली दगी और आप कहती हो कल से ही मालूम है। उसने दादी के लहजे की नकल की। एक ही बात है। दादी ने शांति से बच्चे को पुचकारा। अब ये तो आए दिन के टंटे हैं। कल पेटी पे भी एकदम यही दिखाया था। रात दिन यही चल रहा है। आठों प्रहर। फिर पोपले होठों पर जबान लटपटाती इत्मीनान से पूछ बैठी, चाय की हुड़क लग रही है। ज्यादा सो ली क्या? जंग बहादुर ने चाय चढ़ाई कि नहीं? देख तो जरा बेटा।